हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वी आर इन द मिडल ऑफ इलेक्शन सीजन, जहां आप में से कुछ लोगों ने वोट कास्ट कर दिया होगा या नेक्स्ट फेजेस में करने वाले होंगे। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मोस्ट बेसिक असेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, देन यू विल से दैट इट इज कास्टिंग अ वोट। इट इज एक्सरसाइजिंग योर फ्रेंचाइजी थ्रू विच यू ट्रांसफर योर सोवरेनिटी टू योर रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज इंडिया इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बट ये होगा कैसे? क्या तरीका हो सकता है? पेपर बैलेट सिस्टम या ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्लस वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तीनों ही तरीके अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ होते भी हैं। पेपर बैलेट सिस्टम भी यूज़ हो रहा है काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, बट हमारी कंट्री में भी थर्ड मेथड यूज़ किया जा रहा है, ईवीएम प्लस वीवीपैट। अब आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि ईवीएम और वीवीपैट को लेके बहुत सारे डाउट्स पॉलिटिकल पार्टीज़, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन को हैं कि इसे हैक किया जा सकता है, इसे टेम्पर किया जा सकता है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर सकती है। तो आज के वीडियो में हम सारे इश्यूज़ को जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से 1980s के बाद पिटीशन फाइल हुई कि ईवीएम से हमें वापस पेपर बैलेट सिस्टम पे चला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि हम वापस उस सिस्टम पे नहीं जाने वाले, हम ईवीएम को ही स्ट्रेंथन कर देंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स भी दिए। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की प्रीवियस परफॉर्मेंस को डिस्कस किया गया, किस तरह से हमारी कंट्री में पेपर बैलेट सिस्टम यूज़ करना फिजिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही है। ये सारी बातें, क्या सुप्रीम कोर्ट ने रीज़न दिए, क्या डायरेक्टिव्स दिए, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द पिटिशनर एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि वोटर्स का ये जानने का अधिकार है कि जो उन्होंने वोट दिया है वो करेक्टली रिकॉर्ड हो जाए और काउंट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, क्या चाहते हो? इसके लिए उन्होंने बताया कि 3 काम कर दो जी। क्या? कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि सबसे पहले तो हम पेपर बैलेट सिस्टम पे जाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वापस वही तरीका यूज़ करेंगे। या जो ये वीवीपैट लगी होती है ईवीएम मशीन के साथ में, हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके पार्ट्स हैं, कैसे ये काम करती है वीवीपैट। इसमें जो स्लिप्स हैं वो वोटर अपने हाथ से बैलेट बॉक्स में डाले, या जो स्लिप्स हैं उनकी 100% काउंटिंग हो। ये 3 रिलीफ पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर बैलेट सिस्टम और ईवीएम में क्या डिफरेंस है। देखिए, पेपर बैलेट सिस्टम बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके अंदर एक पेपर होता है, उसमें अलग अलग कैंडिडेट्स के पार्टी के नाम होते हैं, उनके सिंबल होते हैं। 1952 से ये यूज़ करना शुरू हुआ था, 1980s तक, जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चलन आया हमारी कंट्री के अंदर। तो पेपर बैलेट सिस्टम में उस पेपर के ऊपर आप स्टैंप लगा देंगे जिस भी कैंडिडेट को आप चूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में आप उसे डाल देंगे। फिर उस बॉक्स में से सारे पेपर्स को निकाल के उन्हें काउंट किया जाएगा और देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा वोट्स किस कैंडिडेट को मिले हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि पेपर सामने रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में तो कुछ हो भी सकता है, बट यहाँ ट्रांसपेरेंट है। सिंपल तरीका है, सिंपल का मतलब किसी भी एज का पर्सन हो, आप सोच सकते हैं कि 1952 में लिटरेसी क्या थी हमारी, किसी भी बैकग्राउंड का हो, कुछ भी कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं है। आपको एक पेपर है, आपने स्टैंप लगाना और बॉक्स में डाल देना है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में, जैसे डिले, लेबर इंटेंसिव, बहुत सारे लोग चाहिए काउंटिंग करने के लिए, और काउंटिंग में डिले होगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जल्दी काउंट हो सकता है, ह्यूमन एरर इसके अंदर हो सकती है, और लॉजिस्टिक के चैलेंजेस भी हैं। जो काम 10 बॉक्सेस में होगा वो एक मशीन कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके क्या कंपोनेंट है हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब 1980s में यूज़ की गई तो ये बोला गया कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे प्रोवाइड स्पीड एंड एफिशिएंसी, बहुत तेज़ी से काम हो सकता है, एफिशिएंट काम होगा, और कॉस्ट भी कम होगी। कॉस्ट कैसे कम होगी? जो पेपर्स हैं उसे उसे बनाना, बैलेट बॉक्स को बनाना, उसकी बजाय अगर 20 बैलेट बॉक्स यूज़ किए जा रहे हैं तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन काम कर सकती है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है, बट उसके बाद लॉन्ग टर्म में बहुत कॉस्ट कम हो जाती है। बट क्रिटिक्स का कहना है कि इसके अंदर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इसे टेम्पर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और लोगों को, क्योंकि दूर दराज इलाकों में हो सकता है, क्योंकि डरते हैं लोग कई बातों से कि कौन सा बटन दब जाएगा, कि हम जो चाहते हैं उसी को वोट जाएगा क्या, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग वोट नहीं करते हैं। तो डिसएनफ्रेंचाइज्ड होते हैं कुछ लोग ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसे बार बार डेमो दे के समझाना पड़ता है कि किस तरह से वोटिंग होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो पेपर बैलेट सिस्टम 1952 से स्टार्ट हुआ, ये 1980s तक चलता रहा, और किस तरीके से ये ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई, ईवीएम की हिस्ट्री क्या है। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1977 के अंदर सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशनर ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की। उसके बाद 1980-81 के अंदर
दो हमारी PSUs ने इसे डेवलप किया। 1982 के अंदर सबसे पहले, ये एक स्टेट PCS का क्वेश्चन भी था कि कहाँ इसे यूज़ किया गया, तो केरला की एक पररूर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असेंबली है उसके अंदर सबसे पहले EVM को यूज़ किया गया 1982 के अंदर। उसके बाद इसे चैलेंज किया गया कि आपके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है EVM को यूज़ करने की, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप RPA एक्ट को अमेंड करें, उसके बाद ही आप EVM को यूज़ कर सकते हैं। तो 1988 के अंदर जो RPA एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसे अमेंड किया गया। उसके बाद से EVM को यूज़ किया गया लीगली। 2013 के अंदर एक केस आता है सुब्रमण्यम स्वामी केस, जिसके अंदर ये कहा गया कि ये जो EVM है इसके साथ में कुछ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो 2013 के बाद से जो VVPAT है EVM के साथ, हम देखेंगे किस तरह से काम करती है VVPAT, इसे इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद इसे भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे पिटीशंस लगाए गए कि इस पूरे सिस्टम को हटा के हमें पेपर बैलेट सिस्टम पे वापस जाना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसे डिनाई कर दिया। उसके बाद 2019 में एक चंद्रबाबू नायडू केस आया, हम डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर कुछ रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT को लेकर किए। और अब जो ये केस है 2024 का, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि हम EVM से वापस पेपर बैलेट सिस्टम की तरफ नहीं जाने वाले। तो अब जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे काम करती है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं बैलेट यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं EVM। और जो तीसरा कंपोनेंट है ये है VVPAT, जो कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स इन द सुब्रमण्यम स्वामी केस के बाद में ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो पूरे कंपोनेंट्स हैं EVM प्लस VVPATs, इन्हें मैन्युफैक्चर करती है हमारी दो PSUs, जिसमें से पहली PSUs हैं, आप याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अगर बैलेट यूनिट की बात करें तो इसके अंदर सीरियल नंबर 1 to 16 होते हैं और सीरियल नंबर के साथ में ही आपकी ब्लू बटन होता है। तो 16 कैंडिडेट इंक्लूडिंग नोटा एक बैलेट यूनिट के अंदर नाम आ सकता है। अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो बैलेट यूनिट्स और भी इसके साथ लगाई जा सकती हैं और ये मैक्सिमम 384 तक जा सकता है। जैसे ये बटन प्रेस होगा तो कंट्रोल यूनिट में एक मैसेज आएगा, कंट्रोल यूनिट में सिक्योर होगा कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को एक वोट आया है। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के बाद, जजमेंट के बाद ये VVPAT इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इट मीन्स जैसे ही एक वोटर ने यहाँ वोट किया उसके बाद एक पेज, एक स्लिप उसको दिखाई देगी इस मशीन के अंदर, जिसमें उसी कैंडिडेट का नाम, सिंबल और जो सीरियल नंबर है वो आएगा, जिससे पता लगेगा कि जो आपने प्रेस किया है बटन उसी को आपका वोट गया है। अगर आप पोलिंग बूथ में इनकी अरेंजमेंट को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो कंट्रोल यूनिट है, जो मैंने बताया आपको, जो कंट्रोल यूनिट में जो रिकॉर्डिंग होती है वोट्स की, कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहती है। और जो ये बैलेट यूनिट और VVPATs हैं ये सीक्रेट डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा वोटिंग सीक्रेसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये कंपार्टमेंट किसी को और को दिखता नहीं है। यहाँ वोटर अपना बैलेट यूनिट में बटन प्रेस करेगा और VVPAT में वो स्लिप देख के बाहर आएगा। कंट्रोल यूनिट जो है ये किसके पास होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। कंट्रोल यूनिट की अगर बात करें, दिस इज केप्ट विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। और जो VVPAT है, VVPAT के अंदर एक स्लिप जो मैंने बताया आपको दिखाई देती है, वो केवल 7 सेकंड के लिए दिखती है, वो 7 सेकंड्स, कि जैसे ही आपने बैलेट यूनिट में बटन प्रेस किया यहाँ, उसके बाद विद द सेम कैंडिडेट सिंबल एंड नेम, नेम नहीं, पार्टी का सीरियल नंबर, सिंबल और कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ दिखाई देगा 7 सेकंड के लिए, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ आपका वोट उसी कैंडिडेट को गया है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसका, वो है SLU, सिंबल लोडिंग। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, आपके मन में अभी तक ये क्वेश्चन आया होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या जो VVPAT है, ये हमारी दो PSUs बनाती हैं। अब PSUs बना के मान लो इलेक्शन कमीशन को दे दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, बट जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करेंगे, वो तो उस समय नहीं होते ना जब ये VVPAT मैन्युफैक्चर हो रही थी, क्योंकि नॉमिनेशन में तो किसी का नॉमिनेशन किसी ने विड्रॉ कर लिया, कोई नया कैंडिडेट आया है, तो ये फाइनल लिस्ट तो बिल्कुल इलेक्शन से जस्ट पहले होती है। तो ये कैसे VVPAT को पता लगेगी? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक स्लिप होती है जिसके अंदर नाम, जो सिंबल है, जो सीरियल नंबर है वो आता है। तो इसके लिए एक यूनिट यूज़ की जाती है जिसका नाम है SLU, सिंबल लोडिंग यूनिट। अब जैसे ही नॉमिनेशंस जो है जो फाइनल हो गया कि ये सारे लोग कैंडिडेट्स इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो सिंबल लोडिंग यूनिट से VVPAT के अंदर ये इंस्टॉल किया जाता है कि ये सारे कैंडिडेट्स हैं। अभी जो SLU है, इस बात को लेके बहुत सारा डिस्प्यूट रहता है। जो हमारे जो ADR हैं, जो पेटिशनर हैं, इन्होंने बताया कि SLU तो ऐसा है जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है।
तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का मतलब तो ये हुआ कि आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं, आप इसे एल्टर भी कर सकते हैं, टेम्पर भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि जो SLU है ये एक फर्मवेयर है, ना कि सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इसके बीच में डिफरेंस बताया अपने जजमेंट के अंदर कि फर्मवेयर जो होता है ये हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। अगर एग्जांपल के साथ देखें तो जो आपके पीसी के अंदर BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो एक फर्मवेयर है। और सॉफ्टवेयर का मतलब आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे मान लो आप कुछ भी यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो सॉफ्टवेयर तो आप जैसे कोई गेम है या कुछ एडोब है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। बट आपका BIOS जो है या मोबाइल के अंदर जो कर्नल है, वो सारे क्या हैं, फर्मवेयर्स हैं। फर्मवेयर्स को इरेज नहीं किया जा सकता, दे आर नॉट ईजिली इरेजेबल। वो एक बार इंस्टॉल हो गए तो वो हार्डवेयर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ काम करते हैं। अगर आपने अपने कंप्यूटर का BIOS चेंज करना है तो आपको मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, या फिर एक्सरेज की मदद से फर्मवेयर चेंज हो सकता है, तो बहुत टिपिकल इसे चेंज करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सिंबल लोडिंग जो यूनिट है ये कैंडिडेट के सामने एक स्क्रीन पे दिखाई जाती है कि हम ये लोड कर रहे हैं, इसे एक बार लोड कर दिया उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकती। तो ये पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि किस तरह से सिंबल लोडिंग यूनिट काम करती है। फ्यू डेज बिफोर वोटिंग कैंडिडेट सिंबल्स आर लोडेड ऑनटू वीवीपैट यूजिंग SLU, a computer with symbol loading application used to create a bitmap file that has serial number, name and symbol of candidate. The file is loaded on the flash memory of the VVPAT using SLU. The process is shown on the screen to the candidates or their representative. सबको ये दिखाया जाता है। अब यहाँ दो वर्ड इंपॉर्टेंट आए हैं। सबसे पहला फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? देखो ये तीनों जो यूनिट्स हैं जो हमने बात की अभी, पहली है बैलेट यूनिट, उसके बाद है कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है वीवीपैट। इन तीनों ही यूनिट्स की अपनी एक मेमोरी होती है, ठीक है। उस मेमोरी के अंदर जो फर्मवेयर है, जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसे इंस्टॉल किया जाता है, जिसे इरेज नहीं कर सकते आप, एल्टर नहीं कर सकते आप, उसे अपडेट नहीं कर सकते। उसके अलावा इन दोनों में कोई दूसरी तरीके की मेमोरी नहीं होती, बट वीवीपैट के अंदर एक फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी होती है, ये जब मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्शन कमीशन के पास आती है तो उस समय ये फ्लैश मेमोरी क्या होती है, एम्प्टी होती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। बट ये डिज़ाइन की जा सकती है कि इसके अंदर कुछ बिट फाइल्स स्टोर हो सके, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो है 1024 बिटमैप फाइल्स। और बिटमैप फाइल्स का मतलब इसके अंदर सिंबल आ सकता है, नाम आ सकता है। तो एक जो सिंबल और नाम आएगा कैंडिडेट का, वो 4 KB को यूज़ करता है, 4 KB फाइल को यूज़ कर सकता है। और जो वीवीपैट्स हैं ये किसी भी तरह की और सॉफ्टवेयर को और फर्मवेयर को स्टोर या रीड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा ये टेक्निकल तरीके का हो गया। अब इसके अंदर फिर से बता दूं आपको, ये तीनों यूनिट्स हैं, इनकी एक पर्टिकुलर मेमोरी होती है जिसको कह सकते हैं आप फर्मवेयर। दूसरी तरह की मेमोरी केवल वीवीपैट में होती है, जिसे कहेंगे फ्लैश मेमोरी। और ये क्यों होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीवीपैट के अंदर क्या होगा, एक स्लिप जनरेट होगी 7 सेकंड के लिए, जिसके अंदर कैंडिडेट का नाम, सिंबल और सीरियल नंबर होगा। तो इसके लिए अलग से फ्लैश मेमोरी यहाँ लगाना ज़रूरी है। अब इसके अंदर मैंने बताया आपको SLU क्या है, सिंबल लोडिंग यूनिट। तो इस वीवीपैट में SLU से क्या होता है, ये लोड किया जाता है कि कौन से सिंबल में कौन सा कैंडिडेट है। नॉमिनेशन जब फाइनल हो जाते हैं उसके बाद से इसे इंस्टॉल किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ को अल्टर नहीं किया जा सकता। नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ EVM वीवीपैट मैकेनिज्म, तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुए। सबसे पहले ये बैटरी पावर पैक्स है, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई, तो किसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की अलग से जरूरत नहीं है, बैटरी से ही चलती है। दूसरी इसकी एडवांटेज ये है कि एक ही वोटर बार बार बटन प्रेस करके अपने वोट को काउंट नहीं करवा सकता। मतलब जो कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट के अंदर एक बैलेट बटन होता है, बैलेट बटन, और ये कंट्रोल यूनिट किसके पास होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। तो जैसे ही कोई वोटर आता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले बैलेट बटन को दबाएगा, उसके बाद वोटर बैलेट यूनिट के अंदर बटन को दबाएगा, उसके बाद वो काउंट होगा और कंट्रोल यूनिट के पास वो मैसेज आएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बार बैलेट प्रेस किया प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने और वोटर ने 2-3 बार बटन प्रेस कर दिया तो 3-4 वोट काउंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगला वोटर आएगा तो उसके बाद फिर से एक बार बैलेट बटन को प्रेस करना पड़ेगा, जो कि कंट्रोल यूनिट में है। तो इससे जो इनवैलिड पेपर बैलेट हुआ करते थे वो इसके अंदर इशू नहीं आएगा। दूसरा, अगर इसकी बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, कोई बूथ कैप्चर कर लेता है, वोटिंग मशीन ले जाता है, तो वो बार बार बटन दबा के बहुत सारे वोट काउंट नहीं करवा सकता, क्योंकि इसके अंदर 4 वोट्स पर मिनट ही एंटर हो सकते हैं। तो 4 वोट होंगे 1 मिनट के अंदर।
इसके अलावा इसके अंदर एक क्लोज बटन होता है कंट्रोल यूनिट के अंदर। जब पोलिंग पूरी हो जाती है शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक, उसके बाद में क्लोज बटन प्रेस किया जाता है और क्लोज बटन प्रेस करने के बाद किसी भी तरह की कोई वोटिंग ये नहीं लेगा। उसके बाद इसका एडवांटेज है इट एंश्योर क्विक एरर फ्री एंड मिस्चिफ फ्री काउंटिंग ऑफ वोटिंग। काउंटिंग ऑफ वोटिंग के लिए भी इसके अंदर बटन होता है रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स प्रेस करने के बाद एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कैंडिडेट के नंबर कौन सा है और उसको कितने वोट मिले हैं। इसके अलावा वीवीपैट एक स्लिप जो इशू करता है, जो स्लिप जारी होती है 7 सेकंड के लिए, वो देख के आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने बैलेट यूनिट के अंदर बटन प्रेस किया है उसी को आपका वोट गया है। अब देखें कुछ डाउट्स रिलेटेड टू द ईवीएम्स। मोस्ट प्रोमिनेंट कंसर्न जो इस ईवीएम मशीन को लेके है वो हैकिंग का है, कि इस मशीन को हैक किया जा सकता है, इसे टेम्पर किया जा सकता है, इसके सॉफ्टवेयर को डिकोड किया जा सकता है, कोई एक्सटर्नल रेडियो फ्रिक्वेंसी या ब्लूटूथ डिवाइस या वायरलेस डिवाइस या वायर्ड डिवाइस इनसे इंटरफेरेंस किया जा सकता है, या जो एक कंसर्न है SLU को लेके सिंबल लोडिंग यूनिट, ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर, इनका कहना है कि सॉफ्टवेयर है और इसे भी डिकोड किया जा सकता है। तो इन सारे इश्यूज़ को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एक करके बताया कि इस मशीन के अंदर क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो सकता। तो सबसे पहला है स्टैंड अलोन। इट इज़ ए स्टैंड अलोन मशीन, मतलब इट इज़ नो नेटवर्क एंड स्टैंड अलोन। तो किसी भी तरह का बाहरी दुनिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, चाहे वायर हो या वायरलेस हो, ये केवल अपने कंपोनेंट के साथ ही कनेक्ट हो सकती है। दूसरा जो फर्मवेयर है, जो मैंने बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्मवेयर है वो बर्न किया जाता है। तो फर्मवेयर इज़ बर्न ऑन ए OTP चिप माइक्रो कंट्रोलर। तो इसे बर्न करने का मतलब ये हुआ कि इसे अल्टर या टेम्पर नहीं किया जा सकता। ये BIOS की तरह होता है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल के कर्नेल में। तो इसे किसी भी तरीके से अल्टर या टेम्पर नहीं किया जा सकता। हर प्रोग्राम को उसकी मेमोरी के ऊपर बर्न किया जाता है, ठीक है। तो आप याद करके रखें इसके फीचर्स को, वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप। थर्ड थिंग इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज UADM, अनअथराइज्ड एक्सेस डिटेक्शन मॉड्यूल, कि अगर किसी भी तरह का अनअथराइज्ड एक्सेस किया गया इसके माइक्रो कंट्रोलर्स को, जो कंट्रोल यूनिट है जिसमें वोट्स स्टोर होते हैं कि कितने वोट किस कैंडिडेट को मिले, उसके माइक्रो कंट्रोलर को अगर अनअथराइज्ड एक्सेस किया गया तो इससे ये मशीन फैक्ट्री सेटिंग में चली जाएगी, फैक्ट्री मोड में चली जाएगी और ये मशीन इनऑपरेटिव हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ थिंग है नो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन और रिसेप्शन कैपेबिलिटी। इस मशीन के अंदर किसी भी तरह का वायरलेस या ब्लूटूथ या वाईफाई इस तरह का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। तो इसकी वजह से कोई भी वायरलेस ब्लूटूथ वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकता। फिफ्थ थिंग जो है इंपॉर्टेंट इसके अंदर है डायनेमिक कोडिंग ऑफ की प्रेस। जो भी की प्रेस की जाएगी वो एनक्रिप्टेड है, वो एकदम डायनेमिक है। सो इट इज़ कोडेड डायनेमिकली मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू डिकोड द सिग्नल। तो किसी भी तरह का सिग्नल जो बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट की तरफ गया उसको डिकोड नहीं किया जा सकता। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इज स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन कैपेबिलिटी, एंश्योर दैट एनी अथराइज डिवाइस कैन नॉट इंटरेक्ट विद EVM। सो इस तरह से ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट हो जाती है। और जो सेवंथ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो है रियल टाइम क्लॉक फॉर डेट एंड टाइम स्टैंपिंग की प्रेसेस। जब भी कोई की प्रेस होगा तो उसका रियल टाइम डेट और टाइम स्टोर किया जाएगा एज एन डाटा। तो इसे किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस नहीं हो सकती, पता लगेगा कि कब कौन सा बटन प्रेस किया गया था। एवरी अथराइज्ड और अनअथराइज्ड की प्रेस इज रिकॉर्डेड विद डेट एंड टाइम स्टैम्प इन रियल टाइम बेसिस, ठीक है। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने बोली और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता नहीं है कि इसे हैक किया जा सकता है। द पॉसिबिलिटी टू हैक और टेम्पर विद एग्नोस्टिक फर्मवेयर। फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है अच्छी तरह से समझ लेना आप। एग्नोस्टिक फर्मवेयर का मतलब इस फर्मवेयर को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ना तो किसी कैंडिडेट का नाम पता होता है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल पता होता है, ना सीरियल नंबर किसी का पता होता है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अनजान फर्मवेयर होता है, ठीक है। दिस फर्मवेयर इज बर्न ऑन द मेमोरी ऑफ द EVM मशीन। बर्न किया जाता है जिसे किसी भी तरह से मैनिपुलेट, अल्टर या टेम्पर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का कोई मामला हमें दिखाई नहीं देता है। जो SLU को लेके इशू था कि SLU सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है क्या। SLU आप समझ पा रहे होंगे, SLU क्या है, सिंबल लोडिंग यूनिट, जो कि नॉमिनेशन के बाद में वीवीपैट के अंदर सिंबल लोड किए जाते हैं बिट में फाइल में। तो इसमें बताया पिटिशनर ने कि ये भी तो एक सॉफ्टवेयर की तरह है जिसे डिकोड किया जा सकता है। बट इलेक्शन कमीशन ने कहा इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर अपलोडिंग, इट इज़ लाइक फर्मवेयर। ये हार्डवेयर के ऊपर ही इंस्टॉल होता है, ये एम्बेडेड होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। बोगस वोटिंग हो सकती है क्या, ये भी रूल आउट हो गया क्योंकि ये 4 वोट लेती है पर मिनट। तो इस तरह से बोगस वोटिंग इसके अंदर नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद और चेक्स और प्रोटोकॉल्स क्या हैं। सबसे पहले जब भी पोलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले जो पोलिंग ऑफिसर है मॉक पोलिंग करेगा 50 वोट्स की, और जो 50 वोट्स हैं उसको टैली किया जाएगा वीवीपैट पेपर स्लिप्स के साथ। उसके बाद सीक्रेट कंपार्टमेंट में इलेक्टर वोट करता है। उसके बाद जो टोटल बटन प्रेस करने के बाद टोटल वोट्स आए, जैसे कंट्रोल यूनिट है
कंट्रोल यूनिट, उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो टोटल बटन प्रेस करेगा, तो टोटल से पता लगेगा कितने वो टोटल यहाँ पे पोल हुए हैं। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके पास में क्या होता है कि कुछ पोलिंग एजेंट्स होते हैं, वो लिखते हैं पूरा कि हाँ भाई ये पर्सन आया है, उसके अंगूठा या उसका साइन होता है, तो वो होता है फॉर्म 17। तो फॉर्म 17 से टैली किया जाएगा कि टोटल जो कंट्रोल यूनिट में है उतने ही वोट बाहर भी फॉर्म 17 में भी दिखाए जाते हैं क्या, तो ये भी एक तरह से चेक है। काउंटिंग डन इन प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट कैंडिडेट्स बाय प्रेसिंग रिजल्ट बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट, और काउंटिंग कब होती है, इन सब के सामने होती है रिजल्ट बटन को प्रेस करके। काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स, ठीक है। अब देखो, अब याद करो एडीआर को। एडीआर की जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया कि एडीआर चाहता है कि सबसे पहले जो पेपर बैलेट सिस्टम है उसकी तरफ आ जाएं ईवीएम से, तो ये इशू के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो वीवीपैट में स्लिप्स आती हैं, ये स्लिप वीवीपैट से सीधा वीवीपैट के अंदर ना गिरें, और ये स्लिप किसको मिले, वोटर को मिले, और वोटर उन्हें बैलेट बॉक्स में डाले। तो इस तरीके से ये चाहते हैं कि एडीआर ये चेंज इसके अंदर आना चाहिए। अब इन्होंने ये कहा कि चंद्रबाबू नायडू जो केस था, चंद्रबाबू नायडू 2019 का केस है, इस 2019 केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ऑथेंटिसिटी को और बढ़ाने के लिए बताया था कि वीवीपैट स्लिप जो है 5 पोलिंग स्टेशन पर असेंबली, कि एक असेंबली के अंदर 5 पोलिंग स्टेशन के जो वीवीपैट स्लिप्स हैं वो काउंट किए जाएंगे, टैली किए जाएंगे। तो अभी ये होता है। अब इनका कहना है कि सारे ही पोलिंग बूथ पे जितने भी वोट होते हैं सारे टैली किए जाएं, तो ये मना कर दिया गया। रूल्स अलाउ एनी कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट, काउंटिंग एजेंट टू अप्लाई फॉर काउंटिंग ऑफ प्रिंटेड स्लिप इन ड्रॉप बॉक्स फॉर एनी पोलिंग स्टेशन। और जो हमारे रूल्स हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961, उसके अंदर ये मैकेनिज्म है जिससे आप जो पोलिंग ऑफिसर है उसके बाद जा सकते हैं, कह सकते हैं कि हम काउंटिंग करना चाहते हैं, तो वो आपकी बात को पूरा या कुछ पार्ट्स में मान के ऐसा कर सकते हैं। ये पोलिंग एजेंट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। पोस्ट पोल सिक्योरिटी, पोलिंग होने के बाद क्या सिक्योरिटी है, एटलीस्ट 50% ऑफ पोलिंग स्टेशन इक्विप्ड विद सीसीटीवी कैमराज लगे रहते हैं, और ये जो डेटा है ये 45 दिन तक, रिजल्ट अनाउंस होने के 45 दिन तक एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। ईवीएम रिटेन इन स्ट्रॉन्ग रूम, सील पोस्ट काउंटिंग, कैंडिडेट्स कैन चैलेंज द रिजल्ट विद इन 45 डेज वाया इलेक्शन पिटीशन। ये आपको पता होगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के थ्रू 45 डेज के अंदर आप इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। जो कैंडिडेट हारा है वो बता सकता है कि कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर। तो 45 दिन तक ये डेटा स्टोर रहता है, और उस पर्टिकुलर ईवीएम को जो उस पोलिंग स्टेशन पर रही हैं उनको वापस से ला के चेक किया जा सकता है। अगर चैलेंज हुआ तो ईवीएम रिमेन द स्ट्रॉन्ग रूम लॉन्गर, इफ़ नो चैलेंज शिफ्टेड टू वेयर हाउस। अगर चैलेंज हुआ तो ठीक है, जब तक वो केस नहीं क्लियर होता तब तक वो रखा रहेगा, और अगर वो केस सोल्व हो जाता है या फिर कोई और मैटर नहीं होता है तो वो वेयर हाउस में भेज दी जाएंगी। ईवीएम कंटिन्यूसली यूज सिंस 2000 विद वेरिड इलेक्टोरल आउटकम्स फेवरिंग और डिसफेवरिंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब इलेक्शन कमीशन ने 2004 से लेकर अभी तक का सारा डेटा दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो यूज़ हो रही है उसकी वजह से अलग अलग डेटा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ही फेवर किया जा रहा है, वही पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वेरिड रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो लोगों का जो परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज है, वो भी बढ़ रहा है। तो इट मीन्स कोई इशू इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिलता है। डेटा ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ ईवीएम। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई पुराना डेटा बताओ, अभी तक कितना काम ईवीएम ने कर लिया है। तो उन्होंने बताया कि अभी तक 118 करोड़ इलेक्टर्स हैव कास्टेड देयर वोट सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम इन 1980s। आपको याद होना चाहिए 1982 के अंदर परूर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है केरला की, उसके अंदर सबसे पहले से इंट्रोड्यूस किया गया। 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए 10.4 लाख पोलिंग स्टेशन सेटअप फॉर 97 रजिस्टर्ड वोटर। तो ये आपके लिए एसए में या मेंस राइटिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नहीं पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ 97 करोड़ वोटर्स हैं, जिसके लिए 21.7 लाख बैलेट यूनिट्स, इतने कंट्रोल यूनिट्स और वीवीपैट यूनिट्स को बनाया गया। रैंडम वीवीपैट वेरिफिकेशन ऑफ 5 पोलिंग बूथ पर असेंबली वेरिफिकेशन किया जाता है, FLU मतलब फर्स्ट लेवल चेकिंग, FLC। तो इसके अंदर ओवर 4 करोड़ वीवीपैट स्लिप्स टैलीड विद इलेक्ट्रॉनिक काउंट्स। 4 करोड़ स्लिप्स, 4 करोड़ स्लिप्स को टैली किया गया, किसी भी तरह का कोई मिसमैच यहाँ पे देखने को नहीं मिला। वीवीपैट स्लिप रिकाउंटिंग अलाउड इन 100 केसेस सिंस 2017 के बाद। जो मैंने बताया आपको, जो कैंडिडेट होता है वो ये कह सकता है कि मुझे दिक्कत लग रही है इसके अंदर, तो पोलिंग ऑफिसर जो है वो अलाउ कर सकता है रिकाउंटिंग के लिए। तो 100 केसेस में 2017 के बाद ऐसा किया गया और कहीं भी कोई मिसमैच नहीं पाया गया। इंक्रीज्ड वोटिंग परसेंटेज इंडिकेट्स द वोटर फेथ इन ईवीएम। जिस तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ रही है उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वोटर्स के अंदर फेथ है ईवीएम को लेके। डाउट्स ऑन एफिकेसी वुड डिक्रीज द टर्नआउट। अगर इस तरह के कुछ इशू हुए तो टर्नआउट में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, और अभी तक के जो भी फेजेस हुए हैं उसके अंदर पहले से कुछ डिक्रीमेंट आया है, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा हाइप था इस समय। ईवीएम स्टूड टेस्ट ऑफ टाइम, कॉन्ट्ररी रिपोर्ट्स मेरिट रिजेक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो 1980 से लेकर अभी तक जो मामला है ईवीएम का, तो इसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा कर रही है। तो इस तरह से जो रिपोर्ट्स जो आप पेश कर रहे हो उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिसमैच बिटवीन वीवीपैट स्लिप एंड वोट कास्ट। अगर मान लो ऐसा हो कि आपने बैलेट यूनिट में वोट कास्ट किया और जो वीवीपैट्स हैं उसके अंदर वो मिसमैच होता है कि जितनी स्लिप हैं उतने वोट नहीं हुए, जिनको वोटिंग की गई उनको उतनी स्लिप्स नहीं मिल रही हैं, तो क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया गया कि 2019 की इलेक्शन में 20,687 वीवीपैट स्लिप्स और फिजिकली काउंटेड, ओनली वन डिसक्रिपेंसी। अब देखो ये इसका जो प्रोपोर्शन है वो किस तरीके से है कि 20,000 वीवीपैट स्लिप्स को मैच किया गया किससे, बैलेट यूनिट के वोटिंग से, और एक केवल मिसमैच देखने को मिला, और उसका भी रीज़न बताया विद कंस्टिट्यूएंसी पोलिंग स्टेशन, कि पोलिंग स्टेशन नंबर 63 के अंदर आंध्र प्रदेश में कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसमें क्या हुआ कि जो पोलिंग ऑफिसर है, जो मैंने बताया कि 50 वोट्स का एक मॉक ड्रिल करता है पहले 50 वोट्स का पे चेक करने, तो उसमें उन्होंने डेटा को क्लियर करना भूल गए, तो उसकी वजह से एक जगह में हमको डिफरेंस देखने को मिला। इसके अलावा जो हमारे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उसके अंदर रूल नंबर 49MA, इतना सब याद करने की जरूरत नहीं, बट देख लो क्या होता है रूल, अलाउज द इलेक्टर टू कंप्लेन अबाउट द मिसमैच बिटवीन वीवीपैट एंड पेपर स्लिप वोट कास्ट। अब जब आप वोट करने गए, आपने कुछ बैलेट यूनिट पे बटन दबाया और आपने स्लिप देखी, उसके अंदर किसी और की फोटो आ रही है, किसी और का ही नाम आ रहा है, तो ऐसे केस में आप कंप्लेन कर सकते हैं तुरंत प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। इस तरह की 26 कंप्लेंट फाइल की गई बट नो मिसमैच फाउंड, इस तरह का कोई मिसमैच हमको देखने को नहीं मिला। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से बेसलेस डाउट हमारे पास मत लेके आओ। बेसलेस डाउट से क्या होता है, डिस्ट्रस्ट होता है। वोटर्स हैव द राइट टू क्वेश्चन ईवीएम्स, वोटर्स का राइट है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि ये इंपैक्ट करती है रिजल्ट्स को। तो इसलिए हमें केयर एंड क्वेश्चन नेसेसरी व्हेन कास्टिंग डाउट ऑन द इलेक्टोरल प्रोसेस इंटीग्रिटी। तो इस प्रोसेस की इंटीग्रिटी को डाउट करने से पहले हमें बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। रिपीटेड डाउट्स विदाउट एविडेंस, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रस्ट होता है, और इससे वोटर टर्नआउट भी कम होता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, पार्टिसिपेशन कम होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे प्रोटोकॉल सेफ कोड जो हमने डिस्कस किए अभी, इस तरह के सेफ गार्ड्स हैं प्लेस में। डेटा एंड फिगर शो नो एविडेंस ऑफ डेकेट, बेसलेस हाइपोथेसिंग एंड स्पेकुलेशन शुड नॉट अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी ऑफ ईसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, अब जो तीसरी बात पे आते हैं, तीसरा क्या था, पहला मैं याद दिलाऊं आपको, एडीआर ने कहा कि पेपर बैलेट सिस्टम से हमें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हमें किस में आना चाहिए, पेपर बैलेट सिस्टम में। दूसरा ये था कि वोटर खुद क्या करे, स्लिप जनरेट हुई है उसको बैलेट में डाले अपने हाथ से, ये भी नहीं हो सकता, इसके लिए मना कर दिया, इसके लिए मना कर दिया। तीसरा जो इशू था वो ये था कि 100% जो स्लिप्स हैं उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, 100% जो स्लिप्स हुई हैं उसकी प्रॉपर टैली होनी चाहिए बैलेट यूनिट के साथ। और आपको ध्यान हो, चंद्रबाबू नायडू केस के अंदर 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 5 पोलिंग बूथ के ऊपर ऐसी काउंटिंग की जाएगी टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट। अब ये चाहते हैं कि 100% जगह के ऊपर ये वीवीपैट की स्लिप्स काउंट हो, बट इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा मॉडिफाइंग डायरेक्शन टू इंक्रीज वीवीपैट स्लिप काउंट नॉट फेवर्ड फॉर सेवरल रीजंस। बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से हम ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते। इट विल अगेन, जो पेपर बैलेट सिस्टम में हम डिसएडवांटेज देखी थी हमने, जिसमें टाइम बहुत लगता है, तो इसमें काउंटिंग टाइम, डिले इन रिजल्ट, रिक्वायर्ड डबल मैन पावर। वापस से उसी सिस्टम पे आ जाओगे फिर तो आप। मैनुअल काउंटिंग प्रोन टू ह्यूमन एरर इसमें हो सकती है। जो डिसएडवांटेज पेपर बैलेट सिस्टम में थी वो वापस आ जाएंगे अगर ऐसा हमने कर दिया तो। नो इंडिकेशन फ्रॉम डेटा रिजल्ट सजेस्टिंग नीड फॉर इंक्रीज्ड वीवीपैट काउंटिंग। तो हमने जो डेटा अभी तक डिस्कस किया, जो 2004 से लेकर अभी तक का डेटा बताया कि कभी कोई किसी तरह का मिसमैच हमको देखने को नहीं मिला, तो उसकी वजह से हम मान सकते हैं कि कोई काउंटिंग की जरूरत है नहीं। प्रपोजल टू यूज़ काउंटिंग मशीन फॉर वीवीपैट स्लिप्स। अब इन्होंने एक चीज़ और बताई कि चलो ठीक है, आप मैन पावर बढ़ेगी, टाइम बहुत लगेगा, तो इसके लिए भी तो कोई मशीन बन सकती नहीं जो काउंट करे। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रपोजल आपका ठीक है, बट इसके लिए कुछ स्टडी और इवेल्युएशन करनी पड़ेगी। मैंडेटिंग 100% वीवीपैट स्लिप टेलिंग बेस्ड ऑन अनफाउंडेड एप्रीहेंशन ऑफ ईवीएम मैनिपुलेशन डिफाइंस लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसके पीछे कोई लॉजिक रीजनिंग नहीं है, तो ये 100% वाला मामला तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे रिजेक्ट कर दी। इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इलेक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि जो इंडियन इलेक्शन है इट इज़ एन अनपैरेलल इवेंट एल्सवेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ने ये कहा था, व्हेन द इंडिया वोट्स द वर्ल्ड वोट्स, कि जब इंडिया वोट करता है तो पूरी दुनिया, मतलब इतना इसका पॉपुलेशन है कि लगता है कि पूरी दुनिया ही वोटिंग कर रही है। कंडक्टिंग इलेक्शन इट्स नॉट जस्ट एन डिफिकल्ट बट हार्मोनियस टास्क अनपैरेलल एल्सवेयर। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन है जो 140 करोड़ से पार हो चुकी है, 97 करोड़ यहाँ वोटर हैं, और 2024 जनरल इलेक्शन ओवर 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे यहाँ वोट कर रही है। और जो आरपीए एक्ट है उसके अंदर इलेबरेट प्रोविज़न है इलेक्शंस को लेके।
अब आप समझ पाएंगे कि आप यूपीएससी सिलेबस के अंदर पॉलिटी के अंदर देखेंगे तो हज़ारों एक्ट्स है, बट इस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और इस बात को ऑथेंटिकेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने भी। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ, तो वो है आरपी एक्ट इज क्रूशियल फॉर अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन आइडियाज, सेकंड ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंपॉर्टेंस, सेकंड ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंपॉर्टेंस। तो इस जजमेंट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, और मेंस में भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और क्या फैक्ट्स दिए जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि ये बहुत बड़ा टास्क है इलेक्शन कंडक्ट करवाना। 2024 का जनरल इलेक्शन है, इस 7 फेजेज में आपको ध्यान है, इसके अंदर करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ओवर 10 लाख पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, ईवीएम ट्रांसपोर्टेड रिमोट एरियाज में भेजी जा रही हैं, कई बार तो नदियों पार एनिमल्स का यूज़ करके इन जो पोलिंग जो मशीन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके जाया जा रहा है। जैसे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, जैसे हिमालयन फुटहिल्स हैं, सब सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचाना तो अपने आप में बहुत मेहनत कर रही है इलेक्शन कमीशन, और आप हर चीज़ में उसमें डाउट कर रहे हो। यूनिक चैलेंज है यहाँ पे, उनको भी कंसिडर किया जाना चाहिए हमारे एक डायरेक्शन से कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद कर दो, पेपर बैलेट सिस्टम पे वापस चले जाओ, तो वो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो पिटिशनर हैं उन्होंने कहा कि सर एक बात बताओ कि दुनिया में और भी तो कंट्रीज़ हैं जहाँ पेपर बैलेट सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है, तो क्यों ना हमें वापस रिवर्ट होना जाना चाहिए। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, मैन पावर, ये सब जो बात कह रहा है इलेक्शन कमीशन, केवल इनकी वजह से हम इस जो इंटीग्रिटी उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, कंपेयरिंग द इंडियन इलेक्शन विद यूरोपियन यूनियन इज़ इनअप्रोप्रिएट। क्यों? वेस्ट बंगाल को देख लो, 13 लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, पॉपुलेशन डेंसिटी है 128 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, इट इज़ हायर देन मैनी यूरोपियन नेशंस। तो इसे कंपेयर करना गलत होगा। कंपैरिजन विद स्पेसिफिक यूनियन नेशन में नॉट बी रिप्रेजेंटेड ड्यू टू वेस्ट बंगाल्स हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसे आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बहुत सारी कंट्रीज़ में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जा रहा है। ये कंट्रीज़ हैं कुछ ऐसे, 19 कंट्रीज़ हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ हो रही है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मशीन भी इनके साथ है विद सम पेपर ट्रेल्स, जैसे इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम एक्सेट्रा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग भी कई कंट्रीज़ में हो रही है, जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, वेनेजुएला, डोमिनिशियन रिपब्लिक, लुथियाना, बुल्गारिया, बेल्जियम, इन कंट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग भी हो रही है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो शुरुआत में मैंने बात की, पहली स्लाइड के अंदर बताया कि इट इज़ द राइट ऑफ वोटर टू नो दैट देयर एक्सरसाइज ऑफ देयर फ्रेंचाइजी इज़ एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एंड काउंटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी बात की कि आर्टिकल 19 की आपने बात की है, राइट टू नो, एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, एक्यूरेटली रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने प्रेस किया तो रिकॉर्डिंग उसी कैंडिडेट को आपका वोट गया है कि नहीं किया गया, ये जानना आपका राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है आपकी कि इलेक्टोरेट हैज़ द राइट टू नो, डिस्प्यूट रिवॉल्व्स अराउंड द मोडेलिटी ऑफ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन। बात तो ये है कि आपको पता कैसे लगेगा कि ये सही जगह हुआ है। तो इसके लिए हमने क्या बताया, वीवीपैट स्लिप, जो कि 7 सेकंड के लिए आप देख सकते हैं, आराम से 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं उस स्लिप के अंदर कि आपने जो बटन प्रेस किया है उसी कैंडिडेट को वोट गया है। तो यहाँ से ये मामला रद्द हो जाता है कि आपके राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा। दूसरा इसका पार्ट है एक्यूरेट काउंटिंग। तो पहला क्या है, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग, तो ये तो क्लियर हो गया। एक्यूरेट काउंटिंग, एक्नॉलेजमेंट ऑफ वोटर्स फंडामेंटल राइट टू एंश्योर वोट एक्यूरेसी एंड काउंटिंग। अब इन दोनों बातों में थोड़ा डिफरेंस है, पहला है फंडामेंटल राइट और दूसरा है क्लियर टू प्रोटेक्ट द फॉर्मर। पहला है फंडामेंटल राइट और दूसरा है इसको प्रोटेक्ट करने का तरीका। जनरेटिंग और ग्रांटिंग फिजिकल एक्सेस टू वीवीपैट स्लिप टू वोटर्स इम्पार्शियल एंड प्रॉब्लमेटिक में लीड टू मिसयूज, माल प्रैक्टिस एंड डिस्प्यूट। इस तरह का मामला नहीं हो सकता। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि काउंटिंग में गड़बड़ हो रही है तो आप वोटर्स को ही पेपर स्लिप दें और फिर वो बैलेट बॉक्स में डालेंगे। तो मुझे ये बताओ, यही काम तो पेपर बैलेट सिस्टम के टाइम हुआ करता था, तो इसका मतलब तब काउंटिंग ठीक नहीं होती थी क्या? तो ये बात बेसलेस है। आपकी काउंटिंग आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका एक प्लिया है टू प्रोटेक्ट द फॉर्मर राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट्स टू नो दैट योर वोट्स इज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। इलेक्टोरल प्रोसेस प्रोटोकॉल्स हैं, चेक्स हैं, एम्पेरिकल डेटा इंश्योर द मीनिंगफुल एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइजी राइट। तो जो भी हमने बातें की, इससे ये पता चल रहा है कि आपका जो राइट है वो प्रॉपरली आप उसको अवेल कर रहे हो, किसी तरह का यहाँ पे वायलेशन हमें देखने को नहीं मिलता। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा नेशंस प्राइड है इलेक्शन, पूरी दुनिया देखती है जब हम वोट करते हैं। 70 साल हमारी रिपब्लिक को हो गए हैं, लार्जली एट्रीब्यूटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही कमाल है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है वो बना हुआ है 70 साल से। रैशनल स्केप्टिसिज्म इज़ हेल्दी बट द कोर्ट कैन नॉट अलाउ एंटायर इलेक्शन प्रोसेस टू बी क्वेश्चन।
कुछ आपकी बातें सुनी जा सकती हैं और उनका सॉल्यूशन किया भी है। जैसे 2013 में हमने वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया, 2019 में ये कहा कि 5 पोलिंग जो स्टेशन हैं उसके अंदर वीवीपैट स्लिप्स का काउंटिंग होगा। Petitioner fails to demonstrate how EVM violates free and fair election principle और establish the fundamental right to 100% वीवीपैट पेलिंग। तो petitioners ने बिना किसी एविडेंस के कुछ जजमेंट के अंदर द वायर, द क्वाइंट, इन न्यूज़पेपर्स का कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट एजेंसीज हैं, कोई ज़रूरी नहीं इनकी बातों को हम माने। ठीक है, तो इस तरह का ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट जो है उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। petitioners concern about reverting to paper ballot system and burdening ECI विद वीवीपैट टेलिंग आर मिसप्लेस्ड। तो ये पेपर बैलेट पे भी नहीं जा सकते और वीवीपैट के हर स्लिप की टेलिंग भी नहीं हो सकती। टेक्निकल एडवांसमेंट शुड नॉट बी रिजेक्टेड। जो भी एडवांसमेंट हुआ है 1980s के बाद से उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बोली सुप्रीम कोर्ट ने, ब्लाइंड डिस्ट्रस्ट इन द सिस्टम कैन हिंडर प्रोग्रेस, ए क्रिटिकल येट कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इज नीडेड। तो ऐसे बिल्कुल अंधे होकर मत आया करो कि ये चीज़ गलत है, इसकी वजह से एक पार्टी जीत रही है। एविडेंस एंड रीजन शुड गाइड इंप्रूवमेंट फॉर क्रेडिबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। पिटीशन डिसमिस्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया कि ईवीएम किस तरह से काम करती है, आपके जो कंसर्न थे उसके लिए क्या मैकेनिज्म इसके अंदर है, क्या सिस्टम है जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो सकती, जैसे हैकिंग, टैंपरिंग। इसके अलावा हमने आपको प्रूफ दिया कि अभी तक जो ईवीएम की परफॉर्मेंस है वो कैसे रही, कहीं कोई मिसमैच देखने को नहीं मिला। अगर मिसमैच हो भी जाता है, आपको गड़बड़ लगती भी है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप पिटीशन फाइल कर सकते हो, वापस से काउंटिंग करा सकते हो, हम इसे स्टोर रूम में रखेंगे 45 दिन तक। ठीक है, तो ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने की। उसके बाद फाइनली इन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स दिए और ये कोर्ट में कहा कि नेवरदलेस, नॉट बिकॉज वी हैव एनी डाउट, हमें ऐसा नहीं कि हमें कुछ डाउट है, हम बिल्कुल क्लियर हैं कि ईवीएम ठीक है, बट टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस वी आर इंक्लाइन टू इश्यू फॉलोइंग डायरेक्शंस। कुछ डायरेक्शन देंगे, इसमें 2 डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 2 ही डायरेक्शन है। इन्होंने कहा SLU के बारे में। अब आप ध्यान कर पा रहे हैं कि SLU है क्या, सिंबल लोडिंग यूनिट। अभी तक क्या होता था, 45 दिन तक कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट इनको ही स्टोर किया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SLU को भी 45 डेज के लिए आप सील एंड सिक्योर करेंगे। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टेड टू सील एंड सिक्योर द सिंबल लोडिंग यूनिट। सिंबल लोडिंग यूनिट क्या है, वीवीपैट के अंदर जो कैंडिडेट्स का सिंबल, नाम और जो सीरियल नंबर है वो स्टोर करने की जो मैकेनिज्म है उसे SLU कहते हैं। For 45 days after the declaration of election result, previously only 3 components were stored. इससे क्या होगा, SLU responsible for loading candidate symbols into VVPAT will now be available for examination alongside EVM. Candidates challenging the election result by filing an election petition in court can scrutinize both EVM and SLU. SLU और EVM दोनों को स्क्रूटनाइज किया जा सकता है कि आपने अगर उसको चैलेंज किया तो। दूसरा क्या था, दूसरा इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेके। इन्होंने कहा बर्न्ट मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर ऑफ 5% EVM पर असेंबली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अब क्या होगा, जो माइक्रो कंट्रोल जो मैंने बताया आपको, 1 टाइम प्रोग्रामेबल चिप, जो चिप है, एक असेंबली के अंदर 5% EVM है, उनको वेरीफाई किया जा सकता है बाय मैन्युफैक्चरर। आप समझने की कोशिश करो, जो हमारे 2 PSUs हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को, इस फर्मवेयर को उसमें बर्न करते हैं माइक्रो कंट्रोलर चिप के ऊपर, जो कि है 1 टाइम प्रोग्रामेबल। उसमें भी अगर किसी को गड़बड़ लगती है तो 5% EVM की जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है बाय मैन्युफैक्चरर। वेरिफिकेशन अकर्स आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट। अगर किसी को लगता है कि यहाँ गड़बड़ है तो वो जाके चेक करवा सकते हैं। कैंडिडेट बिहाइंड द हाईएस्ट बोल्ड कैंडिडेट कैन रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। जो 2nd नंबर और 3rd नंबर पे आया है वही रिक्वेस्ट कर सकता है जाके कि माइक्रो कंट्रोलर को भी चेक किया जाए। EVM मैन्युफैक्चरर्स इंजीनियर एग्जामिन द टेम्परिंग और मॉडिफिकेशन। और ये कहा कि जो भी चैलेंजर है, जो भी कहता है कि इसमें गड़बड़ है, वो इसका कॉस्ट देगा पूरा ऑडिट करने का। जो भी चेकिंग मैन्युफैक्चरर ने की है, जो करेंगे, उसका जितना भी खर्चा आएगा वो चैलेंज करने वाला कैंडिडेट ही देगा। सो दीज आर द डायरेक्टिव्स विच विल स्ट्रेंथन फर्दर द वीवीपैट एंड EVM मशीन। सो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन सकता है कि ये OTP चिप क्या होती है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस है। EVM जो अभी यूज़ हो रही है उनका नाम है M3 EVM। ये भी आपसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट में आ सकता है, M3 EVM। ठीक है, वीवीपैट कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इंपॉर्टेंट इसके लिए जजमेंट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ये कर दिया। अब इसके बाद जो ADR है उसकी वेबसाइट के ऊपर एक बड़ा आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से
ये जजमेंट के अंदर भी उनको कुछ दिक्कतें नज़र आती हैं। वो रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों को नहीं सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने मेनली जो 2 PSUs है उनकी इंजीनियर्स की बात को ज़्यादा माना इलेक्शन कमीशन की। तो ये रिव्यू पिटीशन जा सकती है, लार्जर बेंच के पास जा सकता है मामला, उसके बाद फिर से कोई इसके ऊपर बात हो सकती है। बट अभी जो 2024 का इलेक्शन है ये पूरा EVM से होगा, वीवीपैट के साथ होगा, और किसी भी तरह का कोई भी पेपर बैलेट सिस्टम इसके अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जजमेंट। और इसे जो इंपॉर्टेंट बातें उसे देखें, लिखने की कोशिश करें, थोड़ा नोट्स में तैयार रखें। जो परफॉर्मेंस को लेके बातें हैं वो आपके एसे में या मेंस आंसर राइटिंग में उसका डेटा काम आ सकता है, सो दैट टू मेक योर आंसर मोर ऑथेंटिक। सो थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।